हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अभी हम सदिशों के संयोजन में वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने अभी आपको इसका फर्स्ट नियम, जो कि है त्रिभुज का नियम, उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की। आज की वीडियो में अगला नियम समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी सदिशों के संयोजन में जो समांतर चतुर्भुज का नियम लेते हैं वो क्या होता है, किस प्रकार से काम में लिया जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का नियम जानने से पहले ये तो जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। क्लियर? तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बेटा, एक दूसरे के समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। क्लियर? तो ये मैंने समांतर चतुर्भुज ले लिया जिसका नाम मैं ले लिया ओ ए, ये बी और ये सी। तो ओ ए बी सी ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया। क्लियर? और आप देख ही रहे हो इस डायग्राम में किसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी जो ओ ए भुजा है इसको मैंने डिनोट कर दिया वेक्टर पी से। ओ ए को भुजा को मैंने किससे डिनोट कर दिया? वेक्टर पी से। और जो ओ सी भुजा है इसको मैंने वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर बेटा? ओ ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर पी से और ओ सी को रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर क्यू से। अच्छा, ये दोनों भुजाएं ओ ए और ओ सी, ये दोनों भुजाएं बेटा आसन भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? आसन भुजाएं। ध्यान रखना, जो ओ ए भुजा है और ओ सी भुजा, ये दोनों क्या कहलाती है? आसन भुजाएं। और इसी प्रकार से ए बी और बी सी, ये दोनों भी क्या कहलाती है? आसन भुजाएं। क्लियर? तो ये आसन भुजा ओ ए को मैंने वेक्टर पी से और आसन भुजा ओ सी को मैंने वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। अब कोई बेटा एक विकर्ण है जो कि विकर्ण इनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है, यानी दोनों आसन भुजाओं के कटान बिंदु जो कि बिंदु ओ पर है, यानी वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की जो पूंछ है, ठीक है, उससे होकर गुजरने वाला जो विकर्ण है, ये विकर्ण है जो कि इनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है। क्लियर? तो ये विकर्ण जो इनके कटान बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? परिणामी सदिश वेक्टर आर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? परिणामी सदिश वेक्टर आर को। क्लियर है की बात समझ में? तो अपन लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर पी और प्लस वेक्टर क्यू। क्लियर बेटा? तो देखो इसका स्टेटमेंट या डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को, यानी मैं ओ ए और ओ सी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करता हूँ, यदि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा, यानी ओ ए और ओ सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यदि आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा परिमाण एवं दिशा में व्यक्त करता हूँ, तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण, यानी ओ बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? परिणामी सदिश वेक्टर आर को। अर्थात लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्लियर बेटा? यदि कोई बात करता है कि सर इन दोनों भुजाओं के बारे में क्या कहोगे, तो देखो बेटा वेक्टर पी भुजा बी सी के क्या है? समांतर है। तो यदि इसका परिमाण, यदि मैं वेक्टर पी लिया मैंने इसकी लंबाई, तो इसको भी क्या होगा? वेक्टर पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो भुजा ए बी है, ये भुजा किसके? ओ सी के क्या है? समांतर है और लंबाई में भी बराबर है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा? वेक्टर क्यू। क्लियर? तो इन दोनों का परिणाम भी, यानी परिणामी सदिश भी क्या होगा इस स्थिति में? वेक्टर आर। तब भी आप क्या लिखोगे? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। क्लियर बेटा? तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, यानी किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को दो सदिशों के द्वारा यदि व्यक्त किया जाए, तो उनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण हमेशा परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, और यही समांतर चतुर्भुज का नियम है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट नियम के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट नियम है बहुभुज का नियम। तो नेक्स्ट नियम आता है यहाँ पर,
सदिशों के संयोजन का नेक्स्ट तीसरा नियम है बहुभुज का नियम। अब बेटा बहुभुज के नियम को बताने से पहले एक बात जान लीजिए कि यदि जो त्रिभुज का नियम है और समांतर चतुर्भुज का नियम है, यदि दो सदिशों का संयोजन किया जाता है तो हम लोग या तो त्रिभुज का नियम काम में लेंगे या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम काम में लेंगे। लेकिन यदि दो से अधिक सदिशों का संयोजन करना है, यानी दो या दो से अधिक सदिशों का संयोजन करने के लिए किसका बहुभुज के नियम का उपयोग किया जाता है। क्लियर बेटा, ध्यान रखना, यदि दो सदिशों का संयोजन करना है तो समांतर चतुर्भुज का नियम या फिर त्रिभुज का नियम काम में लिया जाता है, और यदि दो से अधिक सदिशों का संयोजन करना है तो बहुभुज का नियम काम में लिया जाता है। तो इधर देखिए, ये मैंने एक बहुभुज बनाया है, ये वेक्टर ए ले लिया, ये वेक्टर बी ले लिया, ये वेक्टर सी ले लिया, ये वेक्टर डी ले लिया, ये वेक्टर ई ले लिया। क्लियर। और एक अन्य भुजा ले ली जो कि इनके विपरीत क्रम में है और इसको मैंने मान लिया वेक्टर आर। क्लियर। तो ये ओ, ये ए, ये बी, सी, डी और ये ई। क्लियर। तो बेटा मैंने यहाँ पर एक बहुभुज लिया है, तो बहुभुज की मैंने देखो फर्स्ट भुजा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर। और ये सिक्स। तो मैंने बेटा एक बहुभुज लिया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ओ ए फर्स्ट भुजा है, ए बी सेकंड भुजा है, बी सी थर्ड भुजा है, सी डी फोर्थ है और डी ई फिफ्थ भुजा है, और ई ओ या ओ ई ये 6 नंबर की क्या है भुजा है। तो टोटल मैंने 6 भुजा वाला एक बहुभुज लिया, जिसमें भुजा ओ ए को मैंने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है, भुजा ए बी को मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया है, भुजा बी सी को मैंने वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया है, और भुजा सी डी को मैंने वेक्टर डी से, और इसी प्रकार भुजा डी ई को वेक्टर ई से। क्लियर। और एक विपरीत क्रम में इनके मैंने एक अन्य भुजा ली, नंबर 6 नंबर की भुजा, जिसको मैंने वेक्टर आर यानी परिणामी सदिश वेक्टर आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर बेटा। तो बहुभुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सदिशों को, यदि दो या दो से अधिक सदिशों को बहुभुज की भुजाओं के द्वारा, यदि दो या दो से अधिक सदिशों को बहुभुज की भुजाओं के द्वारा परिमाण एवं दिशा में एक क्रम में व्यक्त किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा जो कि अन्य सभी भुजाओं के विपरीत क्रम में होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। क्लियर बेटा। एक बार पुनः सुन लीजिए कि यदि दो या दो से अधिक सदिशों को बहुभुज की भुजाओं के द्वारा परिमाण एवं दिशा में एक क्रम में यदि व्यक्त किया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा, जो कि अन्य सभी भुजाओं के विपरीत क्रम में होती है, हमेशा परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। क्लियर बेटा। अर्थात वेक्टर आर इक्वल टू होगा आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। तो जो वेक्टर आर है ये क्या है, परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, जो कि क्या है, अन्य सभी भुजाओं के विपरीत क्रम में होता है। क्लियर बेटा। तो ये क्या है, बहुभुज का नियम। तो ध्यान रखना, यदि बहुभुज का नियम लगाना है तो कब लगाते हैं, जब आपको दो से अधिक सदिश दिए गए हों। यदि दो सदिश दिए गए हों तो आप त्रिभुज का नियम या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम काम में ले सकते हो, और यदि दो से अधिक आपके पास सदिश दिए गए हैं तो आप कौन सा नियम काम में लोगे, बहुभुज का नियम काम में लोगे। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कि गणितीय विधि से परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट भी है और हर साल हाफ ईयरली एग्जाम में 4 नंबर में ये पुट ऑफ होता है। क्लियर बेटा। ध्यान रखना, हर साल ये क्वेश्चन आता है और 4 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट भी है, उसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन भी है, तो ध्यान देना। तो क्या करने जा रहे हैं अपन,
कि गणितीय विधि के द्वारा परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने जा रहे हैं। क्लियर बेटा? तो इधर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दो सदिश दिए गए हैं, एक तो वेक्टर p दिया गया है, तो ये वेक्टर p है। क्लियर? और दूसरा सदिश है वेक्टर q। तो बेटा ये दो सदिश दिए गए हैं आपको, वेक्टर p दिया गया है और वेक्टर q दिया गया है। क्लियर? इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश है त्रिभुज के नियम से। किसके नियम से? त्रिभुज के नियम, क्योंकि विपरीत क्रम में दोनों भुजाएं। इसको यदि मैं O देता हूँ, इसको मैंने A दे दिया नाम, इसको मैंने क्या दे दिया बेटा? B नाम दे दिया। क्लियर? तो जो OA और AB है ये बेटा दोनों भुजाएं एक ही क्रम में है। क्लियर? और ये दो सदिशों को व्यक्त कर रही है। जबकि तीसरी भुजा है OB जो कि इनके विपरीत क्रम में है, ये परिणामी सदिश वेक्टर R को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या लगा? त्रिभुज का नियम। क्लियर बेटा? तो दो सदिश दिए गए हैं आपको, वेक्टर P और वेक्टर Q, और इनका परिणामी सदिश क्या दिया है? वेक्टर R। अच्छा, जो सदिश है वेक्टर P ये वेक्टर Q के साथ में क्षैतिज से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्षैतिज से थीटा एंगल बना रहा है। और जबकि वेक्टर R है, यानी जो परिणामी सदिश है वो वेक्टर P के साथ में कितना? अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर बेटा? पुनः ध्यान देना कि जो सदिश यानी वेक्टर P है वो वेक्टर Q के साथ क्षैतिज से थीटा कोण पर है, और जबकि वेक्टर R वेक्टर P के साथ अल्फा कोण पर है। क्लियर? आगे क्या करते हैं कि मुझे क्या करना कि जो परिणामी सदिश है वेक्टर R, इसका मुझे परिमाण एवं इसकी दिशा का निर्धारण करना है, यानी इसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो OA रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और फिर बिंदु B से इस OA रेखा पर क्या डालते हैं? एक लंब डालते हैं। क्लियर बेटा? क्या डालते हैं? एक लंब। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि जो OA रेखा है इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसके बाद जो बिंदु B है इससे मैंने इस पर क्या डाला? एक लंब, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इसको मैंने नाम दे दिया C बिंदु। क्लियर बेटा? क्या नाम दे दिया मैंने? C। या फिर इसको मैंने जैसे सपोज N दे दिया, तो मैंने ये बिंदु क्या मान लिया बेटा? N। तो अभी मैंने क्या किया कि जो OA रेखा है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और बिंदु B से मैंने इस पर एक लंब डाला। ठीक है? उसको नाम दे दिया मैंने N। क्लियर बेटा? अब यदि मैं जो आपका वेक्टर Q है, तो वेक्टर Q को यदि मैं कंपोनेंट यानी घटकों में वियोजित करता हूँ, किसको? सदिश Q को। तो बेटा देखो, जिसके साथ में एंगल बनता है वो घटक होता है आपकी कॉस थीटा, और बाकी का जो बच्चा कुछ घटक यानी लंबवत घटक होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर बेटा? तो ये वाला घटक जिसके साथ में एंगल बन रहा है तो ये तो हो जाएगा Q, तो वेक्टर Q कॉस थीटा। जबकि इसे बोलते हैं बेटा क्षैतिज घटक, जबकि लंबवत घटक ये हो जाएगा वेक्टर Q और क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और इसे बोलते हैं लंबवत घटक। क्लियर बेटा? ध्यान रखना, मैंने क्या किया अभी कि जो सदिश Q है उसको मैंने घटकों में वियोजित किया, तो बेटा जिसके साथ में एंगल बनता है तो वो वाला घटक होता है कॉस, और बाकी का जो लंबवत घटक होता है वो क्या होता है? साइन। तो इसी प्रकार ये तो क्या गया? वेक्टर Q कॉस थीटा, और ये वाला घटक क्या गया? वेक्टर Q साइन थीटा। क्लियर बेटा? तो आगे देखिए अब इसको किस प्रकार से परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिया मैंने? ONB से। तो त्रिभुज ONB से क्या होता है कि OB स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है इसका बेटा? ON स्क्वायर होता है, तो ON स्क्वायर और प्लस लंब क्या आपके पास? NV। तो क्या आ जाएगा आपके पास? NB का स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो त्रिभुज ONB से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इधर देखिए जो आधार दे रखा है आपको ON, चूंकि ON इक्वल टू आपको दिया गया है ON किससे मिलकर बना है? OA प्लस AN से। तो लिख देंगे ON इक्वल टू आपको क्या दिया है? OA और प्लस में क्या दिया है? AN। क्लियर बेटा? तो ON का जो भी वैल्यू है OA प्लस AN, इसको दोबारा से पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? OB का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा
ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर। क्लियर बेटा? आगे ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए एन का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2a और ये आपके पास क्या आ गया b। तो 2ab प्लस एन बी का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब देखो डायग्राम से देखिए, ओ बी की वैल्यू आपको दी गई है वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वेक्टर आर को मैंने पुट कर दिया, इसका स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर कर दिया। ओ ए का वैल्यू आपको दिया है वेक्टर पी, तो वेक्टर पी पुट कर देंगे ओ बी के स्थान पर। तो ये वेक्टर पी का स्क्वायर प्लस ए एन का वैल्यू आपको दिया है वेक्टर क्यू कॉस थीटा। तो वेक्टर क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओ ए। तो ओ ए का वैल्यू आपको दिया गया है वेक्टर पी, तो वेक्टर पी इंटू ए एन का वैल्यू आपको दिया है वेक्टर क्यू कॉस थीटा। तो वेक्टर क्यू कॉस थीटा। क्लियर? फिर प्लस एन बी का आपको वैल्यू दिया है वेक्टर क्यू, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो वेक्टर आर का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर पी का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। ध्यान रखना यदि दो सदिशों का गुणनफल किया जाता है तो हमेशा एक अदिश राशि मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया है। तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर बन जाएगा, ये पी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये आपके पास क्या आएगा क्यू स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 पी क्यू, ये कॉस थीटा, फिर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये आपके पास थीटा। ठीक है बेटा? तो देखो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस बेटा इसमें और इसमें देखिए देखो क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आपके पास में, तो क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या शेष रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बाकी रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा, 2pq कॉस थीटा। अब चूंकि बेटा आपने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। क्लियर? तो आपके पास क्या शेष रह जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर? या इसको लिखा जा सकता है कि r इक्वल टू अंडर रूड क्या जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो बेटा ये आपके पास क्या गया, परिणामी सदिश का परिमाण। क्लियर? यदि दो सदिश है वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, वो किसी थीटा कोण पर यदि आपको दिए गए हैं तो बेटा उनका परिणामी सदिश आर इक्वल टू अंडर रूड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। तो ये यदि दो सदिश है और आपको साथ में एक थीटा एंगल दिया गया है तो उसका परिणामी सदिश होता है आर इक्वल टू अंडर रूड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो बेटा ये परिणामी सदिश का परिमाण तो ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट इसका है, इसका दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, यानी कि इसकी दिशा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्लियर बेटा? उसको देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट ज्ञात करेंगे कि परिणामी सदिश की दिशा का निर्धारण करेंगे। तो देखो परिणामी सदिश क्या आपके पास वेक्टर आर, तो इसकी दिशा का निर्धारण करेंगे। दिशा यहाँ पर कौन बता रहा है, एल्फा। क्लियर? तो एल्फा का वैल्यू निकालना है। दिशा का निर्धारण का मतलब होता है कि एल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान रखना दिशा का निर्धारण का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे एल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो एल्फा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, इधर देखिए अगेन कि त्रिभुज
तो त्रिभुज मैंने दोबारा से ओ और बी और एन से, तो त्रिभुज मैंने क्या लिया ओ बी एन से। इधर देखिए, तो आपको एल्फा निकालना, तो मैंने क्या लिया टेन एल्फा इक्वल टू, तो बेटा टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा है क्या होता है, लंब बटे आधार। क्लियर। तो टेन एल्फा इक्वल टू लंब, तो लंब यहाँ पर आपको दिया है एन बी और आधार आपको क्या दिया है ओ एन, तो आपके पास क्या जाएगा एन बी अपॉन में आपके पास क्या जाएगा ओ एन। क्लियर। तो लंब बटे आधार। अगेन टेन एल्फा इक्वल टू एन बी, एन बी का वैल्यू आपको दिया है वेक्टर क्यू साइन थीटा अपॉन में ओ एन, तो ओ एन देखो किससे मिलकर बना है ओ ए प्लस ए एन से, तो यहाँ पर ओ एन को रिप्लेस कर देंगे किससे ओ ए प्लस ए एन से। अगेन टेन एल्फा इक्वल टू वेक्टर क्यू साइन थीटा अपॉन में ओ ए का वैल्यू क्या है वेक्टर पी, फिर प्लस ए एन का वैल्यू क्या आपके पास में वेक्टर क्यू कॉस थीटा। क्लियर बेटा। तो आगे देखिए आपके पास एल्फा यानी दिशा, तो एल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन को इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स वेक्टर क्यू साइन थीटा अपॉन में वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कॉस थीटा। क्लियर बेटा। तो परिणामी सदिश की दिशा आपके पास एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स वेक्टर क्यू साइन थीटा अपॉन में वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कॉस थीटा आपके पास आ गई। क्लियर बेटा। तो यदि आपसे परिणामी सदिश का परिमाण पूछे तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी कॉस थीटा। और यदि आपसे पूछे कि बताओ इसकी दिशा क्या होगी, परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, तो जब भी आपसे दिशा के बारे में पूछे तो आप क्या पुट करोगे फॉर्मूला एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स वेक्टर क्यू साइन थीटा अपॉन वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू कॉस थीटा। क्लियर बेटा। ध्यान रखना यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो किस प्रकार से आएगा कि गणितीय विधि के द्वारा परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है समझाइए। तो आपको क्या करना है उसमें इन दोनों को सबसे पहले परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है, देन उसके बाद आपको क्या बतानी है दिशा बतानी है। क्लियर बेटा। अच्छा इन पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकल के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, कल उन न्यूमेरिकल के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। क्लियर बेटा। थैंक यू।